जयराम विप्लव जी, अभी तो मंच पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे नहीं है, लेकिन उनके दौरे से पहले ही आप देख रहे हैं जेडीयू आरजेडी की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो सुन लिया होगा। ये जमीन सीमांचल की क्यों चुनी गई है और यहां से, क्योंकि 2019 में तो आप मिलकर लड़ाई लड़ी तो 40 में 47 सीट जीत गए, लेकिन इस बार अकेले आप फाइट लड़ रहे मैदान में हैं। तो इस बार की फाइट को बीजेपी खुद के लिए कितना चुनौतीपूर्ण देख रही है अकेले? विघ्नेश जी, सबसे पहले तो बिहार के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज राष्ट्र कवि की जयंती है। पंक्तियों से मैं अपनी इस पार्टी का संदेश सुना देता हूँ। हित वचन में मूल्य माना, का मूल्य न पहचाना, तो ले भी अब जा। जयराम विप्लव जी, मैं आपकी थोड़ा ऑडियो ठीक कराती हूँ, अभी ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस, हम सुन नहीं पा रहे हैं। मैं जल्दी से इसको ठीक कराती हूँ, उसके बाद फिर आती हूँ। जेडीयू और आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। चितरंजन गगन जी, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को देखकर आखिर इतनी बेचैनी क्यों है महागठबंधन में? विपिनेश जी, महागठबंधन में कोई बेचैनी नहीं है। इनका दौरा जो है यही साबित कर रहा है कि बिहार में जो एक नई शुरुआत हुई है, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए भाजपा बेचैन, और भाजपा उसी बेचैनी में आज अमित शाह का प्रोग्राम वहां पर कार्यक्रम करवा रही है। अमित शाह आ रहे हैं, उनका क्या मकसद है सभी जानते हैं, कोई छुपी हुई बात नहीं है। उनका हिडन एजेंडा क्या है सभी जानते हैं। लेकिन एक बात बिहार की जनता जरूर जानना चाहेगी कि आज पूर्णिया में माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम है। गृह मंत्री हैं, पूरे देश में उनको जाने की आजादी है, जा सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर के लोग जानना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज से 8 साल पहले जब आए थे इसी पूर्णिया में, उनके द्वारा जो वादे किए गए थे, मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, मेरी सरकार बनेगी, मैं बिहार को विशेष पैकेज दूंगा, और सारी कई घोषणाएं काफी हाथ फैला फैला कर जनता के सामने उनके द्वारा किया गया था। आज बिहार की जनता यह जानना चाहेगी कि 8 साल के बाद उसी पूर्णिया में माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उन वादों का क्या हुआ, उन वादों पर आज क्या घोषणा करते हैं माननीय गृह मंत्री जी। आज बिहार की जनता उसको जानना चाहेगी। और ऐसे उनका मकसद सभी जानते हैं, नफरत पैदा करना, घृणा पैदा करना, जो उनकी बुनियाद रही है, जो उनकी राजनीतिक बुनियाद और उनकी राजनीतिक विरासत रही है, उस बुनियाद के आधार पर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जनता से जुड़े हुए किसी सवाल का जवाब नहीं है इनके पास। बिहार के साथ जो इन्होंने वादे किए उसका कोई जवाब इनके पास में नहीं है। बगल में किशनगंज में भी इनका कार्यक्रम है। किशनगंज में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शाखा वहां पर खोला गया और उसका पैसा रोक दिया गया। ये सारे सवाल हैं, वहाँ के सीमांचल के लोग जानना चाहेंगे कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का जो शाखा खुला गया किशनगंज में, उसका पैसा क्यों रोक दिया गया, क्यों उसको जो तो पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये सारे सवालात हैं, बेरोजगारी के सवाल हैं, महंगाई के सवाल हैं, अन्य भी जो मुद्दे हैं, जनता उस पर जानना चाहेगी कि क्या वे बोल रहे हैं। और यह बिहार है, वह गफलत में है कि यहाँ पर नफरत और घृणा फैलाकर जो है तो जहर फैलाकर हम लोगों को भाई भाई को लड़ाने का जो नहीं, चितरंजन जी, अगर आप ये समस्याएं गिना रहे हैं, बेरोजगारी है, पूर्णिया का ये हाल है, तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बिहार की कमान तो आपके हाथ में भी रही, बिहार की कमान तो आपके हाथ में भी रही, तो फिर ये समस्याएं क्यों है वहां पर अब तक बरकरार? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब आए थे पूर्णिया में, उनके द्वारा घोषणा किया गया था कि मेरी यदि सरकार बनी, मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। हाथ फैलाकर एक बार नहीं बार बार दोहराया गया उनके द्वारा। उन्होंने कहा मैं बिहार को विशेष पैकेज दूंगा, बार बार हाथ फैलाकर कहा गया, जो चाहिए सब चीज दूंगा। 8 साल में उन्होंने क्या दिया? क्या उनके द्वारा एक फूटी कौड़ी दी गई? बिहार का जो हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी में कटौती की गई। हर योजना में, क्या वह मनरेगा हो, या वह सर्व शिक्षा अभियान हो, या वह स्वास्थ्य मिशन हो, हर योजना में उनके द्वारा कटौती की गई। मैंने एक उदाहरण दिया है अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के शाखा जो किशनगंज में, उसमें तो वह जवाब तो उनको देना है कि जो वादे उनके द्वारा किए गए जनता के सामने में, इसी पूर्णिया के धरती पर आज पूर्णिया की जनता यह उनसे सवाल करेगी माननीय गृह मंत्री से कि माननीय गृह मंत्री जी, आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पर
वादे किए थे उनका क्या हुआ? चलिए ठीक है, आपको जवाब ले बताना लेती हूँ। पड़ेगा। ठीक है, आपने सवाल उठा दिया। जयराम विप्लव जी, आप सुन रहे होंगे चितरंजन गगन जी को, बताइए उन वादों का क्या हुआ? पिछली बार पीएम गए थे तो आर्थिक पैकेज की बात उन्होंने कही थी, विशिष्ट राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, और आज उप मुख्यमंत्री, जेडीयू, आरजेडी सब पूछ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम ही करते रहेंगे या फिर जो वादे किए थे उन पर भी काम होगा। सबसे पहले तो आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती है, उन्हीं की पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। यही संदेश है उन लोगों के लिए। और सुनिए, अभी इन्हीं के वक्तव्य में निकल कर आता है ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता किसके मन में है। इनको क्या याद आया? अलीगढ़ का जो शाखा खुला है। भाई अलीगढ़ की शाखा क्यों खुली? बीएचयू की शाखा क्यों नहीं खुली? जेएनयू की शाखा क्यों नहीं खुली? जामिया की शाखा क्यों नहीं आप खोलना चाहते? दिल्ली यूनिवर्सिटी की शाखा क्यों नहीं खोलना चाहते? क्योंकि वो अल्पसंख्यक संस्थान के नाम पर एकमात्र मुस्लिम यूनिवर्सिटी था। इनको मुस्लिम ध्रुवीकरण करना है। इनकी राजनीति का आधार ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। और आज जो कट्टरपंथ और आतंकवाद के पोषक तत्व है राजनीति में, उनके पेट में दर्द स्वाभाविक है कि उनके चहेते पीएफआई के लीडरों को, पीएफआई के कट्टरपंथियों को, उग्रवादियों को पकड़ करके सरकार उस पर शिकंजा भी कस रही है, कार्रवाई भी कर रही है। और कल तक जो डिबेट में पूछते थे कब हो गई बैन, पूरी कार्रवाई के साथ उसको भी प्रतिबंधित करेंगे। अब बीच में मैं तो नहीं बोला था विपनेश जी। चितरंजन जी, एक मिनट सर, एक एक करके बात करेंगे। आपने अपनी पूरी बात रखी, आप जयराम विप्लव जी को बोलने दीजिए, फिर आती हूँ। तो सबसे पहले तो बिहार के लिए क्या किया? अरे बिहार में आज मेट्रो का पटना में प्रोजेक्ट जो चल रहा है 100% केंद्र के पैसे से। बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का जो काम शुरू हुआ है, जिसकी घोषणा नीतीश कुमार हमारे साथ रहकर कर रहे थे, 100% राज्य सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है, केंद्र के पैसे से सारा काम हो रहा है। 1,65,000 करोड़ का पैकेज 2015 से 2022 तक में काम हुआ। 14 नए पुल बने हैं, केवल 2 पुल थे गंगा जैसी बड़ी नदियों पर। बिहार में बड़ी नदियों पर 16 पुल आज है, कुछ में काम चल रहा है, जाकर देखिए। सारे काम एनडीए के शासन में मोदी जी के नेतृत्व में शिलान्यास भी होता है और उसका उद्घाटन भी होता है। विकास के बारे में वो लोग बात मत करें जिसने बिहार को जातिवाद के जंगल राज के आग में धकेला है। बेगूसराय में 2 बार शूट आउट हो गया, हाजीपुर में शूट आउट हो गया। जंगल राज को जनता राज बताते हैं। ठीक है जयराम विप्लव जी, समझ गए। आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे अलग होने के बाद वहां पर फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जब तक आप थे सरकार में जेडीयू के साथ, तब तक ये सब, इस पर पूर्ण विराम लगा हुआ था। जयराम जी, ठीक है, आती हूँ। जेडीयू प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है और आपने पीएफआई का जिक्र किया है। मैं प्रशांत देव का भी रुख करूंगी, उसके लिए सीधे दिल्ली ले जाएंगे। जेडीयू प्रवक्ता का मैं रुख कर लेती हूँ। परिमल जी, आप बताइए, 2019 में तो आप बीजेपी के साथ थे और बीजेपी कहती आई है कि भला नीतीश कुमार का जब हमारे साथ थे तभी हुआ था, अब कुछ नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर इतनी सीटें वो जीत गए थे, 16 सीटें मिल गई थी आपको। अब क्या होगा? अब तो चाणक्य मैदान में उतर रहे हैं और असर छोड़ेंगे उधर। देखिए स्थिति आप देखें, 2019 के पहले जब लोकसभा में बीजेपी संख्या बल कम थे तो कमोबेश वो अपने सहयोगी दलों की बात मानती थी, लेकिन 2019 में जब उनकी संख्या बल बढ़ी और वो बढ़ी, उसका कारण सहयोगी दल और क्षेत्रीय दल ही थे। तो उसके बाद ये मतवाले हाथी की तरह व्यवहार करने लगे, संविधान को कुचलने लगे और इन लोगों को जनभावना से कोई मतलब नहीं है। आप पूरी जेनेसिस को समझे, इन्होंने जो इस क्षेत्र को चुना है, क्या कारण है? क्योंकि ये ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। तो और दूसरी बात कि जहां ये इस प्रकार की रैली हो रही है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को आप समझिए, यह बांग्लादेश से भी सटा हुआ है। तो एक्चुअली उसमें आसान भी है। आप वहां की स्थिति देखें, जिस तरह की समस्या यहाँ है उस तरह की समस्या आसाम में भी है। आसाम में इन लोगों ने क्या किया कि IMDT एक्ट के तहत, देखिए पूरे भारत पे फॉरेनर के आइडेंटिफिकेशन के लिए फॉरेनर्स एक्ट है, ओके, 1946। लेकिन इन लोगों ने IMDT एक्ट के तहत आसाम में, है ना, जो घुसपैठी है उसको आइडेंटिफाई करने का काम किया, जबकि बाद में
सुप्रीम कोर्ट ने आईएमडीटी एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। उसमें प्रोविजन ये था कि विदेशियों को या घुसपैठियों को आप आइडेंटिफाई करते हैं तो एक ट्रिब्यूनल के माध्यम से, और ट्रिब्यूनल जज के अंतर्गत नहीं था, ये कार्यपालक पदाधिकारियों के अंतर्गत था। और इसका परिणाम ये हुआ कि इन लोगों ने जानबूझकर धर्म विशेष के लोगों के लिए डिटेंशन कैंप की स्थापना की, और वहां की स्थिति इतनी दयनीय है, ये लगातार अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और फिर उसके पश्चात जब वहां एनआरसी के निर्माण हो गए तो अमित शाह ने लोकसभा में यह स्टेटमेंट दिया कि संपूर्ण भारत में यह हम लागू करेंगे। देखिए, इसकी मंशा, इन लोगों की मंशा ये नहीं कि घुसपैठी को रोकना। यदि घुसपैठी के रोकने की बात थी तो जैसे ही प्रधानमंत्री सत्ता में आए तो उन्होंने बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट किया था, सभी को याद भी होगा। परिमल जी, बस एक मिनट आ रही हूं क्योंकि नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।